हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। ये भी आपके एग्जाम के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपने एग्जाम में ऑलमोस्ट 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे एक ना एक सवाल जरूर बन के आएगा। इन्वेंट्री चैप्टर की तरह इससे भी आपके छोटे सवाल भी बन सकते हैं, यानी 4 या 5 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं, या फिर बड़े सवाल भी बन सकते हैं, यानी 10 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से कवर करके जाना है। इस रिवीजन में हम लोग कोई भी क्वेश्चन की डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन की डिस्कशन देखनी है या फिर किसी कॉन्सेप्ट की डिटेल डिस्कशन देखनी है तो उसके लिए आप फिर प्रॉपर डिटेल लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल रखे हैं, तो आपको जो भी डिस्कशन देखनी है आप अकॉर्डिंगली जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो हमें एरर का मतलब पता होना चाहिए और हमें रेक्टिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो एरर क्या होती है भाई? एरर कुछ नहीं होती। एरर का मतलब होता है गलती। गलती एरर मींस अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एरर्स ऑल्सो इंक्लूड एरिथमेटिकल एरर्स। ठीक है, तो अब यहां पे हम एरर्स किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एरर्स की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारी टेक्निकल डेफिनेशन ये बन जाती है, बट अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो एरर क्या है? हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं तो उसको हम लोग यहां पे एरर बोलते हैं। स्टेजेस ऑफ एरर, एरर कहां कहां हो सकती है, कब कब हो सकती है? तो या तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा या इंफॉर्मेशन, डेटा लेते वक्त, कलेक्ट करते वक्त हमसे गलती हो सकती है कोई, या फिर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग के टाइम पे गलती हो सकती है, या एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर्स, लेजर पोस्टिंग के टाइम गलती हो सकती है, या एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग द लेजर्स, लेजर्स को बैलेंस करते वक्त गलती हो सकती है, या फिर एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त भी हमसे गलती हो सकती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? जब हमने एरर्स बोल दिया मतलब गलती, तो रेक्टिफिकेशन मतलब क्या हुआ? गलती पकड़ना और गलती ठीक करना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। गलती पकड़ना, डिटेक्ट करना, गलती ठीक करना, करेक्ट करना। वेदर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट। वेदर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट का क्या मतलब हुआ? जब भी हम गलतियों की बात करते हैं यहां पे अकाउंटिंग में, तो हम लोग एरर्स को दो तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। इन अदर वर्ड्स हमारी ट्रायल बैलेंस टैली होती है गलती के बावजूद भी। और दूसरे ऐसे एरर्स भी होते हैं जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, यानी जिसकी वजह से हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती। तो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब जो हमारे ट्रायल बैलेंस को कुछ इफेक्ट नहीं करता, ट्रायल बैलेंस हमारी टैली होती है। या फिर एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब जिससे हमारी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होती है, यानी हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती। राइट, तो यहां पे हम लोग सारी गलतियों की बात करते हैं, चाहे उस गलती से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, हमें सारी गलतियों को पकड़ना और ठीक करना होता है। इसलिए लिखा है वेदर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और नॉट। टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गलतियां ठीक करना क्यों जरूरी है? ताकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सही हो, वो करेक्ट हो। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्वियसली जब हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही होंगे तो उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ठीक बनेंगे। अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गलत होंगे तो उससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत बनेंगे। तो गलती ठीक करना क्यों जरूरी है? तो इंश्योर करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हो गए आपके कीवर्ड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से कवर करना है। तो क्लासिफिकेशन हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और एक और जो मेजर आपका तरीका होता है एरर्स क्लासिफाई करने का, वो होता है बाय देयर नेचर। बाय देयर नेचर, तो बाय देयर नेचर क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है एरर्स की? या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है या फिर आपके क्लेरिकल एरर्स होते हैं। और क्लेरिकल एरर्स में कौन से एरर्स आ जाते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स।
ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। एरर ऑफ ओमिशन में फर्दर बाइफर्केशन हो जाती है। एरर ऑफ ओमिशन में फर्दर बाइफर्केशन हो जाती है, या तो होता है कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, या फिर आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, राइट। सिमिलरली एरर ऑफ कमीशन में भी और आगे बाइफर्केशन होती है, या तो वो होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, या होती है एरर ऑफ कास्टिंग, या होती है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, या फिर एरर ऑफ पोस्टिंग। और कंपनसेटिंग एरर्स तो अपने आप में एक सेपरेट एरर है ही है, वहां पे कोई अलग से और की ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं होती। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं सारी एरर्स को, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी मैं आपके साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हुए चलूंगा साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटा मोटा सवाल ट्रू फॉल्स में जैसे आ सकता है, जिसमें आपको एरर्स आइडेंटिफाई करनी हो, या फिर कोई 4-5 नंबर का भी सवाल आ सकता है जिसमें आपको एरर्स की जो क्लासिफिकेशन है वो आइडेंटिफाई करनी हो। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स की, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब हम ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो पहली क्लासिफिकेशन तो जो मैंने आपको बताई वो क्या थी, एक बार मैं नीचे आ जाता हूं। पहली जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन, अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उसमें हमने बोला था कि या तो हमारे होते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या तो हमारे होते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हमारे वो एरर्स होते हैं जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। Those other errors which affects only one account as a result of which trial balance does not tally, इसलिए हम इसको वन साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वो एरर्स होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, यानी जिसमें हमारी ट्रायल बैलेंस टैली होती रहती है। Those errors which do not affect the agreement of trial balance and hence cannot be detected from preparation of trial balance, यानी इसको हम लोग दूसरे भाषा में टू साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। तो ये तो आपका एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुई। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो जब हम नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ ये भी पढ़ना होता है, ये भी समझना होता है कि हर जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जो हर टाइप ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उस गलती से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा या टैली नहीं होगा, दिस वी ऑल्सो हैव टू स्टडी। ठीक है, तो साथ साथ हमको इन क्लासिफिकेशन में ये भी चीज डिस्कस करते हुए चलनी है। ठीक है, तो मेरी डिस्कशन को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, तो आपको सारी चीजें रिवाइज होती जाएंगी। चलिए, तो वापस से आता हूं मैं अपनी डिस्कशन पे। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हमने बोला, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कैसी गलती होती है, जब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वायलेशन में या कॉन्ट्रावेंशन में कोई अगर हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत अप्लाई कर देते हैं, कुछ भूल जाते हैं अप्लाई करना, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस टाइप के एरर में हमारी ट्रायल बैलेंस टैली होगी, हमारी ट्रायल बैलेंस टैली होगी। इसका मतलब ये एरर जो है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होते हैं, वो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी सुनो साथ साथ में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रिपेयर का खर्चा किया मशीन का, बट उसको हमने मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करे, तो ये हमें कैपिटलाइज करने चाहिए थे, बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड करने चाहिए थे, बट हमने इसको वेजेस में डेबिट कर दिया, यानी नॉर्मल खर्चों की तरह ट्रीट कर दिया। फिर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने फर्नीचर यानी फिक्स्ड एसेट क्रेडिट पे परचेज किया, तो उसको हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। सिमिलरली फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने उधारी पे क्रेडिट पे फर्नीचर अपना फिक्स्ड एसेट बेचा, उसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। या फिर ओनर का पर्सनल एक्सपेंस यानी जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, उसको हमने बिजनेस एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दिया। सपोज ओनर ने अपने घर का रेंट पे किया और उसको बिजनेस में रेंट के खर्चे में डाल दिया, तो ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमने कोई बिजनेस एक्सपेंस को ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट कर लिया, तो वो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के। सो आपको पढ़ के फील होगा कि भाई हम कुछ प्रिंसिपली गलत कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपली कुछ गलत कर रहे हैं, तो पढ़ के आपको ये अंदाजा हो जाएगा, राइट। और याद क्या रखना है कि प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, यानी इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ ओमिशन, यानी अब हम क्लेरिकल एरर्स डिस्कस कर रहे हैं। एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या होता है, कुछ छूट जाना, कुछ छूट जाना। तो एरर्स वेयर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो इसमें फर्दर क्या दो क्लासिफिकेशन हो सकती है, ओमिशन कैसी कैसी हो सकती है, या तो वो कंप्लीट ओमिशन हो सकती है या वो पार्शियल ओमिशन हो सकती है। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है वैसे, इट अराइजेस इफ अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। यानी हमने किसी ट्रांजैक्शन को या तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड ही नहीं करा अपने बुक्स में, या फिर हमने रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन हमने किसी भी लेजर में पोस्ट नहीं करा, तो पूरी तरह से हम या तो रिकॉर्डिंग को ओमिट कर गए या पोस्टिंग को ओमिट कर गए, तो ये हमारा कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, इट विल टैली, मतलब कंप्लीट ओमिशन भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। इसके एग्जांपल्स, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर्टी, मतलब हमने फर्नीचर क्रेडिट पे बेचा, रिकॉर्ड तो कर दिया बट नॉट पोस्टेड इन एनी लेजर, मतलब हमने किसी भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, तो ये भी आपका कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा। राइट, अच्छा, पार्शियल ओमिशन क्या, भाई नाम में आ रहा है पार्शियल ओमिशन, मतलब हम जो ओमिशन कर गए वो कुछ पार्शियली ओमिशन कर गए, हम कोई चीज ओमिट कर गए लेकिन सिर्फ पार्शियली। इट अराइजेस व्हेन अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नॉट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यहां पे ध्यान रखना, पार्शियल ओमिशन के केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, मतलब पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, ध्यान रखना। ओके, एग्जांपल्स क्या हो गए इसके, क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन डेटर अकाउंट, हमने क्रेडिट सेल करी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, हमने खाली डेटर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, ओमिट कर दिया, यानी हमने सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर ली लेकिन डेटर के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी। अगर हमने डेटर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की होती और सेल्स अकाउंट में भी पोस्टिंग नहीं की होती तो वो कंप्लीट ओमिशन हो जाता, बट यहां पे क्या है कि सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, बस डेटर अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, तो ये हमारा पार्शियल ओमिशन हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ओमिशन इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब किसी किताब का, सपोज सेल्स बुक का या परचेज बुक का, एक पेज से आगे अगले पेज में हम जा रहे थे, तो जो बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था अगले पेज में, वो हमने कैरी फॉरवर्ड ही नहीं किया, हम भूल गए, ओमिट कर गए, ये भी आपका पार्शियल ओमिशन है। सिमिलरली, ओमिशन इन बैलेंसिंग एन अकाउंट, किसी अकाउंट को, किसी लेजर को हम बैलेंस करना भूल गए, तो किसी भी एरर में जहां आपको लगे कि कुछ पार्शियली ओमिशन हुई है तो वो आपका पार्शियल ओमिशन हो जाएगा, और ध्यान रखना हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। चलिए, ओमिशन डन हो गया। अब एरर ऑफ कमीशन डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो एरर ऑफ कमीशन में पहली होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग तो नाम में आ रहा है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग में कुछ गलती। इट अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग देखो, जब भी बोलते हैं हम, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ओरिजिनल एंट्री, मतलब जहां पे हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन पहली बार आती है हमारी किताबों में, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिक मीनिंग तो पता ही आपको रिकॉर्डिंग का। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल एंट्री में ही, ओरिजिनल बुक्स में ही हम रिकॉर्ड तो कर गए ट्रांजैक्शन लेकिन कुछ गलत ढंग से कर गए, तो ये हमारी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 रुपए रिकॉर्डेड एज 5,000 इन परचेज बुक। तो हमने करी तो 50,000 की परचेज, बट परचेज बुक में एट 5,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, तो ये होगी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है एरर ऑफ कास्टिंग। जब मैं कास्टिंग वर्ड बोलता हूं तो कास्टिंग का क्या मतलब होता है, टोटलिंग की गलती। इट अराइजेस व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग, मतलब हम टोटलिंग में कुछ गलती कर जाते हैं। यहां पे ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। अच्छा, ऊपर मैं बताना भूल गया, ऊपर बोलना भूल गया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग के केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करता है, ध्यान रखना। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, यानी हमारी ट्रायल बैलेंस टैली करती है। लेकिन जब मैं एरर ऑफ कास्टिंग की बात करूंगा तो यहां पे हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगी। ठीक है, एरर ऑफ कास्टिंग विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो सेल्स बुक एग्जांपल देखना, सेल्स बुक टोटल एज 50,000 इंस्टेड ऑफ 5,000। सेल्स बुक की टोटलिंग आ रही थी 5,000 रुपए, बट हमने कर दी 50,000 रुपए, तो ये आपकी एरर ऑफ कास्टिंग हो गई। राइट, ठीक है। नेक्स्ट है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। इट अराइजेस व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड टोटल ऑफ वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज से दूसरे पेज में किसी किताब में हम कैरी फॉरवर्ड में गलती कर गए। ध्यान रखना, अगर हम कैरी फॉरवर्ड करना ही भूल गए, तो वो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो जाता है। लेकिन अगर हमने कैरी फॉरवर्ड तो करा लेकिन कुछ गलत किया, सपोज गलत अमाउंट पे कैरी फॉरवर्ड किया, तो वो आपका एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड यानी एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको सेग्रीगेट करके आइडेंटिफाई करके चलना है सारी चीजों को। ओके, यहां पे हमारी ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होता है, अगेन यहां पे भी ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, यानी हमारे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आता है
एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड के केस में। इसका एग्जांपल देखो, टोटल ऑफ परचेज बुक कैरीड फॉरवर्ड एज ₹100 इंस्टेड ऑफ 1000 रुपए। तो परचेज बुक का एक पेज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वो 1000 रुपए करना चाहिए था हमें कैरी फॉरवर्ड, बट हमने सिर्फ 100 रुपए कैरी फॉरवर्ड करा, तो ये हो गया आपका एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। अगर हम बोलते कि 1000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था बट हमने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करा अगले पेज में, तो वो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग। सबसे ज्यादा कॉमन एरर यही आती है आपके एरर ऑफ कमीशन के केस में, एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग जब मैं बोलता हूं, पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? लेजर पोस्टिंग। लेजर मतलब हम अपनी जर्नल वगैरह से, अपनी सब्सिडरी बुक से जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स में चीजों को डालते हैं, तो उसका हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग करना, ठीक है। तो इट अराइजेज व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज इनकरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा जो रूल होता है ट्रायल बैलेंस को लेके, वो जनरल रूल होता है। मतलब जनरली हम कहते हैं कि एरर ऑफ पोस्टिंग के केस में हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती, यानी जनरली एरर ऑफ पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। लेकिन कुछ केस एक हाथ दो ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग तो हो रही हो लेकिन स्टिल आपकी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए, तो इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर एरर ऑफ पोस्टिंग ऐसी हुई है जहां पे हमने कोई रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करी लेकिन करेक्ट साइट पे करी और सही अमाउंट पे करी, ऐसी अगर कोई एरर ऑफ पोस्टिंग हुई है तो उस केस में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, वरना ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करता। सिमिलरली एक और टाइप ऑफ एरर ऑफ पोस्टिंग हो सकती है जिसमें आप कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज ऐसी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया ऑन क्रेडिट, फर्नीचर हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे दो अकाउंट हो गए, फर्नीचर अकाउंट और जो क्रेडिटर है हमारा उसका अकाउंट, ठीक है। तो अगर हमने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे 10,000 रुपए पे, लेकिन हमने फर्नीचर के अकाउंट में भी 1000 रुपए पे पोस्टिंग कर दी और क्रेडिटर के अकाउंट में भी 1000 रुपए पे पोस्टिंग कर दी, तो ये भी है तो पोस्टिंग एरर। लेकिन अगेन क्योंकि दोनों भी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का जो भी इफेक्ट आ रहा है आपके लेजर अकाउंट में, दोनों भी हमारी सेम ही अमाउंट पे पोस्टिंग हुई है, 1000 पे, इसलिए यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अफेक्टेड बट स्टिल दिस इज एरर ऑफ पोस्टिंग, राइट। तो आपको थोड़ा सा एरर ऑफ पोस्टिंग के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जनरल रूल में ऐसा होता है कि जनरली जो है सारी आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या होगा इसके? पोस्टिंग टोटल ऑफ सेल्स बुक इन परचेज बुक, सेल्स बुक का टोटल हमने कहां पोस्ट कर दिया? सेल्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में कर दिया। पोस्टिंग टोटल ऑफ परचेज बुक 10,000 रुपए 500 एस 1050 इन द परचेज अकाउंट। परचेज बुक का टोटल था तो 10,500, परचेज अकाउंट में 10,500 पे पोस्टिंग होनी चाहिए थी बट हमने गलती से 1050 पे कर दी, तो ये भी आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग है। क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर टू मिस्टर एक्स फॉर 1800 रुपए पोस्टेड एज 8100 इन मिस्टर एक्स अकाउंट। मतलब हमने 1800 रुपए पे की एक क्रेडिट सेल करी अपने फर्नीचर की, फिक्स्ड एसेट की, मिस्टर एक्स को, लेकिन हमने मिस्टर एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी 8100 रुपीज की, तो दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ पोस्टिंग। और फोर्थ देखना, क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 रुपए टू मिस्टर पी पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ मिस्टर क्यूज अकाउंट। अब यहां पे देखो क्रेडिट सेल हुई मिस्टर पी को, तो हमें डेबिट करना चाहिए था मिस्टर पी को, बट हमने डेबिट कर दिया मिस्टर क्यू को पोस्टिंग के टाइम पे, मतलब, ठीक है। बट ध्यान दो, अमाउंट ठीक है 10,000 रुपए, साइड ठीक है, डेबिट साइड ही है ना, अमाउंट ठीक है, साइड ठीक है, सिर्फ लेजर अकाउंट गलत है। तो यहां पे आपका एरर ऑफ पोस्टिंग तो हो रहा है लेकिन यहां पे हमारी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना है। और लास्ट हो गया आपका कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर के सारे एरर्स में हम लोग सिंगुलर बोल रहे थे, एरर एरर, यहां पे हम बोल रहे हैं एरर्स, मतलब हम प्लूरल बोलते हैं। इसका मतलब यहां पे हम एक से ज्यादा एरर्स की बात करते हैं एक साथ। तो इट कवर्स दोज एरर्स इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। एक गलती का इफेक्ट दूसरी गलती से नलिफाई हो जाता है, ऐसी गलतियों को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स के केस में ध्यान रखना हमारी ट्रायल बैलेंस टैली करती है, इसका मतलब कंपनसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट या इफेक्ट नहीं करते। ओके, एग्जाम्पल्स इसके देख लो फटाफट से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते कंपनसेटिंग एरर्स के। एक्स अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड बाय 5,000 रुपए एंड वाइज अकाउंट वॉज
शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 5,000 रुपए। तो आप देख लेना, दो गलतियां हो रही है यहां पे, और दोनों गलतियां ऐसे हो रही है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है। सिमिलरली गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर पी फॉर रुपीज 15,000 रुपए एंड फ्रॉम क्यू फॉर रुपीज 5,000 रुपए रिकॉर्डेड करेक्टली। हमने सही रिकॉर्ड किया, पी से भी परचेज किया, क्यू से भी परचेज किया, रिकॉर्डिंग सही करी परचेज बुक में, बट पोस्टेड एड्स 15,000 रुपए इन क्यूज अकाउंट। क्यू के अकाउंट में 5,000 की जगह हमने 15,000 की पोस्टिंग कर दी, एंड 5,000 रुपए इन पीज अकाउंट, मतलब पी के अकाउंट में 15,000 की जगह हमने 5,000 की पोस्टिंग कर ली। ठीक है, तो ये गलती देखो, दो गलतियां हो रही है, दो अकाउंट में हम गलत पोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों गलतियां ऐसी हैं कि आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर रही है। तो ये आपकी कंपनसेटिंग एरर्स के हेड में आ जाएगा। आपको पढ़ के लगेगा कि पोस्टिंग एरर है, हाँ सही कह रहे हो, पोस्टिंग एरर है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको देखना है कि देखो इंडिविजुअली देखोगे तो पोस्टिंग एरर है, बट क्योंकि कंबाइन होके एक दूसरे का इफेक्ट नलीफाई कर रही है, तो इसलिए पूरी टोटलिटी में जो एरर हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी कंपनसेटिंग एरर्स। इंडिविजुअली पोस्टिंग एरर है, बट जब टोटलिटी में पढ़ रहे हो दोनों गलतियों को, तो ये कंपनसेटिंग एरर्स हो गई। राइट, ठीक है। थर्ड देखो, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 1,000 रुपए, सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1,000 रुपए। तो यहां पे भी आप बोलोगे कि सर ये कैसे कंपनसेटिंग एरर हुई? तो देखो, परचेज बुक को जब हमने अंडरकास्ट किया 1,000 रुपए से, इसका मतलब परचेज अकाउंट हमारा 1,000 रुपए से कम डेबिट हुआ, 1,000 रुपए से कम डेबिट हुआ। और जब हमने सेल्स रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया 1,000 रुपए से, अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न भी डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, और जब हमने सेल्स रिटर्न की किताब को ओवरकास्ट कर दिया, इसका मतलब हमने सेल्स रिटर्न के अकाउंट को 1,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है, तो परचेज बुक में 1,000 रुपए से अंडरकास्ट होने से 1,000 रुपए से कम डेबिट हो रहा है, और सेल्स रिटर्न बुक में 1,000 रुपए से ओवरकास्ट होने से ज्यादा 1,000 रुपए से डेबिट हो रहा है। तो कम ज्यादा आप आपस में देखो, ये नलीफाई हो गए इफेक्ट इसके। ठीक है, तो इसलिए हो गया मिला के कंपनसेटिंग एरर्स। राइट, तो अगेन अब वैसे पढ़ोगे, इंडिविजुअली पढ़ोगे तो यह एरर ऑफ कास्टिंग लगेगा आपको। इंडिविजुअली पढ़ोगे कि परचेज बुक अंडरकास्ट हुआ, एरर ऑफ कास्टिंग है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुआ, एरर ऑफ कास्टिंग है। बट जब टोटलिटी में दोनों को पढ़ रहे हैं, तो टोटलिटी में क्या हो रहा है? ये हो रहा है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ये आपकी सारी गलतियां होती है। तो फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर ऑफ प्रिंसिपल के केस में हमने बोला था कि ट्रायल बैलेंस टैली करती है। एरर ऑफ ओमिशन के केस में कंप्लीट ओमिशन अगर है तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगी, पार्शियल ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगी। एरर ऑफ कमीशन की सारी अगर बात करें तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है तो ट्रायल बैलेंस टैली करती है, एरर ऑफ कास्टिंग है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती, एरर ऑफ पोस्टिंग है तो जनरली टैली नहीं करती, लेकिन एक आध दो ऐसे केसेस हो सकते हैं जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे, जहां पे वो टैली हो जाए। बट मोस्टली पोस्टिंग की गलतियां जो होती है उसमें हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती। और लास्टली आपका कंपनसेटिंग एरर्स के केस में हमारी ट्रायल बैलेंस टैली होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, तो कभी भी आपको कोई सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो आपको गलतियां दे देगा, और गलतियां देके वो पूछ सकता है कि बताओ इन गलतियों से ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप गलतियां पढ़ के उसको आइडेंटिफाई कर गए कि वो कौन सी टाइप ऑफ गलती है, तो फिर आप जवाब दे पाओगे कि इस पर्टिकुलर गलती से आपकी ट्रायल बैलेंस टैली करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, तो इसलिए आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाकर चलनी है। राइट, और इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस वाला पॉइंट है, ये मैंने आपके साथ पहली बीच में ही डिस्कस कर लिया था, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस जो होती है, इसको बस ध्यान रखना, हम वन साइडेड एरर्स भी बोलते हैं, और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस जो होते हैं, इसको हम लोग टू साइडेड एरर्स भी बोलते हैं। तो जो सारी गलतियों से आपको लगे पढ़ के, जो वो सारी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, जिससे ट्रायल बैलेंस आपकी टैली हो जाता है, वो आपकी टू साइडेड एरर्स हो जाएंगी। जैसे कंप्लीट ओमिशन हो गई, एरर इन रिकॉर्डिंग हो गई, कंपनसेटिंग एरर्स हो गए, या एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हो गए, ये सारी आपकी हो जाएंगी एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या फिर टू साइडेड एरर्स। और वो सारी गलतियां जिससे हमारी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है, जिससे हमारी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करती, वो सारी गलतियां आपकी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी, यानी वन साइडेड एरर्स में आ जाएगी। जैसे पार्शियल ओमिशन, एरर इन कास्टिंग, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड एटसेट्रा, ये सारी ऐसी गलती है जो आपकी वन साइडेड एरर्स हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे, रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट पे। गलतियों के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया, रिवीजन हो गया हमारा।
अब हम लोग रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट पे आते हैं, जो मेन हमें काम इस चैप्टर में करना होता है। तो रेक्टिफिकेशन हमारी 3 स्टेजेस पे हो सकती है। रेक्टिफिकेशन हमारी 3 स्टेजेस पे हो सकती है। पहली स्टेज होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। दूसरी स्टेज होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। और लास्ट और थर्ड स्टेज होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर में पिछले साल की बेसिकली रेक्टिफिकेशन करना, वो आपकी थर्ड स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, तो पहली 2 स्टेज आपकी 11th क्लास में जो आप पढ़ते हो सेम होता है, बस थर्ड स्टेज जो आपका है ये आपका यहाँ पे न्यू होता है, जो आप फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते हो। ठीक है जी, आइए जी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं अब डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आपको दोनों तरह की गलतियों को सीखना है कि कैसे रेक्टिफाई करते हो। वन साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई होंगी और 2 साइडेड एरर्स कैसे रेक्टिफाई होंगी, इस स्टेज पे आपको ये पता होना चाहिए। तो वन साइडेड एरर्स की बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वन साइडेड एरर्स हम लोग सिंपली एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल के कर देते हैं। कोई भी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास नहीं होती, कोई भी कंप्लीट जर्नल एंट्री पास नहीं होती। ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करते हम, अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम लोग जो भी रेलिवेंट अकाउंट है, सपोज गलती को ठीक करने के लिए हमें परचेस अकाउंट में क्रेडिट करना है, परचेस अकाउंट में सपोज हमें क्रेडिट करना है, तो हम लोग क्रेडिट पे पोस्ट तो कर लेते हैं, बस यहां पे हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाल देते हैं, दैट्स इट। कोई भी जर्नल एंट्री एज सच पास नहीं करते रेक्टिफिकेशन के लिए, याद रखना। ठीक है जी, अच्छा 2 साइडेड के एरर्स के केस में कैसे होती है रेक्टिफिकेशन, तो यहां पे हम छोटे छोटे 4 स्टेप्स लगा देते हैं और हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाती है। पहली बात, 2 साइडेड एरर्स के केस में हमेशा याद रखना, 2 साइडेड एरर्स आपकी प्रॉपर कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन हो सकती है, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री आप पास कर सकते हो 2 साइडेड एरर्स के केस में। अब वो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने के लिए हमारे 4 छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। पहला, पहले आप रॉन्ग एंट्री लिखो। दूसरा, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो। तीसरा, करेक्ट एंट्री लिखो। और फाइनली फोर्थ, आप अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ जो रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का नेट इफेक्ट होता है। ठीक है, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का नेट इफेक्ट होता है। तो स्टेप्स तो ऐसे ही होते हैं, बट हमें एग्जाम में कोशिश ये करनी होती है कि अगर हम एक एक गलती में, हर एक 2 साइडेड एरर में हम लोग अलग अलग से स्टेप लिख के ये करते रहेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि प्रैक्टिस के टाइम हम बिना स्टेप्स लगाए, अपना लॉजिकली सोच के भी अपनी 2 साइडेड एरर्स ऐसे ही रेक्टिफाई कर ले, बिना ये स्टेप्स को अप्लाई करे हुए। ठीक है, तो जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे डिटेल लेक्चर्स में, तो मैंने ऐसी भी करा के आपको बताया था कि ऐसी आप कैसे सोच के डायरेक्टली जर्नल एंट्री बना सकते हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हो फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ 2 साइडेड एरर्स। ठीक है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोशिश करना है हमको कि हमें स्टेप्स ना लगाने पड़े एग्जाम में, क्योंकि स्टेप्स लगाना ठीक है बट इससे हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। चलो ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद परंतु फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो फिर से वही बात है, 1 साइडेड एरर्स और 2 साइडेड एरर्स। 1 साइडेड एरर्स के केस में याद रखना, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली जो भी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस होता है वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, अब भाई 1 साइडेड एरर्स हो रखी हैं, अगर हमारे पास कई सारी 1 साइडेड एरर्स हो रखी है तो नेचुरल की बात है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 1 साइडेड एरर्स होती वो है जो ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं करने देती। तो उस केस में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बोलते हैं जो भी 1 साइडेड एरर्स हैं वो रेक्टिफाई करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना होता है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है वो सस्पेंस अकाउंट अब हमें क्लोज करना है, अपनी गलतियों को ठीक करके हमें सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो सस्पेंस अकाउंट का ऐसा कोई नेचर नहीं होता, ये बस एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो हम यूज करते हैं टू आर्टिफिशियली टैली द ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखना, आर्टिफिशियली टैली द ट्रायल बैलेंस। और हमारे का अल्टीमेटली मोटिव क्या होता है कि ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए सारी गलतियां ठीक करके। तो इसलिए अगर सारी 1 साइडेड एरर्स ठीक हो गई,
अगर आपकी सारी वन साइडेड एरर्स ठीक हो गई तो आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ये याद रखना। वंस ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड द सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली गेट्स बैलेंस्ड एंड क्लोज। अपने आप सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा अगर आपकी वन साइडेड एरर्स सारी रेक्टिफाई हो गई हैं। ठीक है, ओके। टू साइडेड एरर्स के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं, सेम टू साइडेड एरर्स हमेशा सेम तरीके से आपकी रेक्टिफिकेशन होती है। किसी भी स्टेज पे आप अगर टू साइडेड एरर्स की रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपका स्टेप वही होता है, वही कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है और वही 4 छोटे छोटे स्टेप्स लगाने होते हैं। रॉन्ग एंट्री पास करो, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री करो, करेक्ट एंट्री पास करो और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ, विच इज नेट इफेक्ट ऑफ रिवर्सल एंट्री एंड करेक्ट एंट्री। तो सेम स्टेप्स आपके टू साइडेड एरर्स के केस में चल जाते हैं। ठीक है जी। अब हम जब रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशन जरूर अपने ध्यान में रखनी होती है जो हमें क्वेश्चंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ना, आपको एज सच बहुत कम जगह दिखेंगे, बहुत कम जगह इसकी डिस्कशन दिखेगी आपको। 11th की बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगी, बट वैसे अगर जैसे आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में देखोगे तो कहीं पे भी इसके डिस्कशन के बारे में नहीं होगा और बहुत सारी जगह पे भी आपको इसकी डिस्कशन नहीं मिलेगी। बट मैं इसकी डिस्कशन करता हूं क्योंकि अगर ये चीज आपके दिमाग में घुस गई तो आपको रेक्टिफिकेशन के सवाल करने में बहुत कम कंफ्यूजन होने वाली है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। जो भी अब मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तसल्ली से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ये सारे पॉइंट्स। चलिए, तो एग्जाम्पल्स पढ़ते पढ़ते मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके रिकॉल कराता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, और अगर आपने मेरे लेक्चर से नहीं भी पढ़ा हुआ आपने तो भी आप इस डिस्कशन को सुन लेना, आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, सपोज आपका एरर देखो, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 1000 रुपए 1000 रुपीज रिसीव फ्रॉम राम पोस्टेड एज ₹100। अब इस ट्रांजैक्शन में जब हमें राम से 1000 रुपए मिला तो इस ट्रांजैक्शन में देखो तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो अकाउंट्स का रोल आ रहा है। एक तो राम का अकाउंट, और क्योंकि कैश में मिल रहा है पैसा तो कैश का अकाउंट। ठीक है, और कह रहे हैं कि 1000 रुपए रिसीव हुए, पोस्ट किए हमने 100 रुपए में, बट ये तो नहीं बता रहा कि पोस्टिंग जो हमने 100 रुपए की करी वो कौन से अकाउंट में करी, राम के अकाउंट में कि कैश के अकाउंट में। तो ध्यान रखना, जब भी कोई पोस्टिंग एरर ऑफ पोस्टिंग होती है इस तरह की जो रिलेट करती है टू कैश बुक, कैश मिल रहा है तो कैश बुक से रिलेट करती है, तो हम मानते हैं कि कैश अकाउंट में या फॉर दैट मैटर बैंक अकाउंट में कोई पोस्टिंग की गलती नहीं है, वहां पे ठीक ठाक पोस्टिंग हुई है। सिर्फ जो गलती हुई है वो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट में गलती हुई है, यानी इस गलती में जो 100 रुपए की गलत पोस्टिंग हुई है वो राम के अकाउंट में हुई है, कैश अकाउंट में नहीं हुई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड असम्पशन हमारी चलती है जब इस तरह की एरर होती है। जो भी हम असम्पशन यहां पे देखेंगे ये बड़ी स्टैंडर्ड असम्पशन होती है रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो इट मींस दैट रॉन्ग पोस्टिंग हैज बीन डन इन राम्स अकाउंट एंड नॉट कैश या बैंक अकाउंट। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹10,000 पोस्टेड एज ₹1000। अब यहां पे अगेन देखो, गुड सोल्ड टू मोहन लिखा है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स हो रही है। तो अब यहां पे दो अकाउंट अगेन इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहां पे एक तो मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और कह रहे हैं कि 10,000 की सेल्स को हमने 1000 रुपए पोस्ट किया, 1000 रुपए पे पोस्ट किया। अब यहां पे भी फिर वही सवाल कि अब पोस्टिंग 1000 रुपए की हुई है, ठीक है, लेकिन किस अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई है, सेल्स के अकाउंट में हुई है कि मोहन के अकाउंट में हुई है कि दोनों अकाउंट में हुई है, कौन से अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई है। तो यहां पे भी फिर ध्यान रखना कि जब इस तरह की कोई पोस्टिंग की एरर होती है जो किसी ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है जो किसी सब्सिडरी बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि सब्सिडरी बुक्स मतलब सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, रिटर्न इनवर्ड बुक हो गई, रिटर्न आउटवर्ड बुक हो गई, बिल्स रिसीवेबल बुक हो गई, बिल्स पेएबल बुक हो गई। तो इस तरह की जो भी सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उसकी कोई पोस्टिंग की गलती होती है, तो दोबारा से वही बात है, हम मानते हैं कि जो सब्सिडरी बुक का अकाउंट है, यानी सेल्स बुक है तो सेल्स का अगर जो अकाउंट है वो सही पोस्ट हुआ होगा, गलती कहां हुई होगी, गलती हुई होगी इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट में। तो अगर इस एग्जांपल में मैं बोलूं तो हमारी मोहन के अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई होगी, सेल्स अकाउंट में गलत पोस्टिंग नहीं हुई होगी, यह हमारी एक असम्पशन चलती है। तो वही बात है, इट मींस दैट रॉन्ग पोस्टिंग हैज बीन डन इन मोहन्स अकाउंट एंड नॉट सेल्स अकाउंट, एंड नॉट सेल्स अकाउंट। ठीक बात हो गई। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 5000 रुपए।
परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 5,000 रुपए। अब ये कोई असम्पशन नहीं है, ये बस इंटरप्रिटेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद ध्यान रखना, यहां ऐसा कोई असम्पशन नहीं होने वाला। तो जब परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 5,000 रुपए लिखा है, इट मींस दैट परचेज अकाउंट वुड हैव बीन डेबिटेड इन एक्सेस बाय 5,000 रुपए। तो परचेज बुक की ओवरकास्टिंग हुई है, ओवरकास्टिंग मतलब टोटलिंग 5,000 रुपए से ज्यादा कर रखी है, तो परचेज अकाउंट में 5,000 रुपए से एक्सेस पोस्टिंग होगी। जो कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिटर का अकाउंट है उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि परचेज बुक की टोटल गलत कास्ट हुई है, और परचेज बुक का जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है, इसलिए पोस्टिंग की गलती कहां हो जाएगी, वो परचेज अकाउंट में हो जाएगी, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ना, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश वॉज नॉट पोस्टेड। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश वॉज नॉट पोस्टेड। तो जब हम क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, उधारी पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ये कौन सी सब्सिडरी बुक में आएगा, तो आप नोटिस करना, ना तो ये सेल्स बुक में आएगा, ना तो ये परचेज बुक में आएगा, ना तो ये सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, ना तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा, ना तो कैश बुक में आएगा, ना तो बिल्स रिसीवेबल बुक में आएगा, ना तो बिल्स पेबल बुक में आएगा, किसी भी बुक में नहीं आएगा। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन किसी और स्पेसिफिक बुक में नहीं आती, तो वो हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालते हैं, तो वो हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक है, ये आपका काउंटिंग का बेसिक है। तो जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होए जो जर्नल प्रॉपर से रिलेट करती हो, अब वो बोलते हैं उसकी पोस्टिंग नहीं हुई, यहां पे क्या हुआ, पोस्टिंग नहीं हुई, ओमिशन हो गई पोस्टिंग की, ठीक है, वॉज नॉट पोस्टेड। तो फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश वॉज नॉट पोस्टेड। तो अब यहां पे देखो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो आपका रमेश का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और एक फर्नीचर बीइंग अ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो जब वो कह रहा है कि फर्नीचर जो हमने रमेश से उधारी पे खरीदा वो पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर से रिलेट करता है, तो हम ये मानते हैं, ये इंटरप्रिटेशन लेते हैं या ये अजम्पशन लेते हैं कि ना ही हमने फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग करी, ना ही हमने रमेश के अकाउंट में पोस्टिंग करी, यानी दोनों में से किसी भी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई होगी, ये हम मानते हैं। इट मींस दैट द ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन पोस्टेड इन एनी ऑफ द टू अकाउंट्स, मतलब रमेश के अकाउंट में भी नहीं हुई, फर्नीचर अकाउंट में भी नहीं हुई, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगला पॉइंट देखो, या अगला एग्जांपल देखो, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स पोस्टेड एज ₹1,000। तो अब यहां पे क्या है, अगेन वही है, फर्नीचर हम खरीद रहे क्रेडिट पे, तो अगेन इट रिलेट्स टू जर्नल प्रॉपर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो कह रहा है कि हमने इसको ₹1,000 पे पोस्ट किया। अब किस अकाउंट में पोस्ट किया, यहां पे भी देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर का अकाउंट और मिस्टर एक्स हमारा सप्लायर है, तो मिस्टर एक्स का अकाउंट। अब वो कह रहे हैं पोस्टेड एज ₹1,000, तो 10,000 की परचेज को हमने ₹1,000 पोस्ट किया, बट कौन से अकाउंट में पोस्ट किया ₹1,000 पे, फर्नीचर अकाउंट में कि मिस्टर एक्स के अकाउंट में कि दोनों के अकाउंट में। तो यहां पे देखो, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक की तो ट्रांजैक्शन है नहीं, ये जनरल प्रॉपर की ट्रांजैक्शन है, तो हम मानते हैं, हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि भाई जो ₹1,000 की गलत पोस्टिंग हुई होगी, ये दोनों अकाउंट में हुई होगी, फर्नीचर में भी ₹1,000 की पोस्टिंग हुई होगी और मिस्टर एक्स के अकाउंट में भी ₹1,000 की पोस्टिंग हुई होगी। तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इट विल बी अज्यूम दैट incorrect posting has been done in both the accounts, that is furniture account and Mr. X account, right? तो दोनों भी अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई होगी, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हमने बात करी उन ट्रांजैक्शंस की जो जर्नल प्रॉपर में आते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। गुड सोल्ड टू सोहन फॉर ₹1,000 रिकॉर्डेड एज ₹100, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, जब उसने वर्ड बोल दिया रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब ये कुछ रिकॉर्डिंग की गलती है, ये कुछ रिकॉर्डिंग की गलती, मतलब जो हम अपनी प्राइमरी बुक में जो हम पहली बार ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वही गलत हमने रिकॉर्ड कर दी, है ना। सोहन को सेल करा, क्रेडिट सेल करा, तो सेल्स बुक में आना चाहिए, और सेल्स बुक में हमने इसको ₹1,000 की मतलब गलत रिकॉर्डिंग कर ली, ₹1,000 की सेल्स को हमने ₹100 पे दिखा दिया। तो जब इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो हम क्या बोलेंगे कि अब क्योंकि रिकॉर्डिंग में गलती है, पोस्टिंग में गलती नहीं, रिकॉर्डिंग में, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ही हमने गलत की है, तो अब यहां पे दोनों भी अकाउंट गलत होंगे, सेल्स अकाउंट भी गलत हो गया और सोहन का अकाउंट भी गलत होगा, दोनों भी अकाउंट में भी गलत पोस्टिंग आएगी, यानी ₹1,000 की जगह दोनों भी अकाउंट में ₹100 की पोस्टिंग आएगी, ठीक है। तो इफ देयर इज एन एरर इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अज्यूम दैट ऑल द अकाउंट्स इन्वॉल्व हैव बीन इनकरेक्टली पोस्टेड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैश रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम राजू पोस्टेड इन राजाज अकाउंट। अब यहां पे देखो, यहां पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यहां पे कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है, वैसे देखोगे तो राजू से ₹1,000 रिसीव हुआ, ठीक है,
लेकिन हमने इसको पोस्ट कर दिया राजा के अकाउंट में, तो ये तो उसने बता दिया कि हमने राजू की जगह राजा के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ठीक है राजा के अकाउंट में पोस्ट किया, लेकिन भाई कौन सी साइट पे पोस्ट किया, या फिर हमने कौन से अमाउंट पे पोस्ट किया, क्या हमने सही साइट पे पोस्ट किया, क्या आपने सही अमाउंट पे पोस्ट किया, ये नहीं बताया। तो यहां हम क्या मानते हैं कि हाँ सही साइट पे पोस्ट हुआ, सही अमाउंट पे पोस्ट हुआ, बस गलत अकाउंट में पोस्ट हुआ। तो जब कैश रिसीव हुआ 1000 रुपए का, तो हमें राजू के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 1000 रुपए से, बट हमने पोस्टिंग करी राजा के अकाउंट में, इसलिए बट क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है, हम मानेंगे ठीक है राजा के अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग करी होगी और सही अमाउंट पे पोस्टिंग करी होगी 1000 रुपए पे। हाँ बस जो लेजर अकाउंट है वो गलत यहां पे हो गया होगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, इट मींस दैट राजा's अकाउंट वुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय 1000 रुपए, राइट। सिमिलरली अब अगला देखो, कैश रिसीव ₹1000 फ्रॉम राजू पोस्टेड एज 100 रुपीज, पोस्टेड एज 100 रुपीज। अब फिर वही देखो यहां मिसिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है 1000 रुपए राजू से मिले, बहुत अच्छी बात है, हमने उसको 1000 रुपए की जगह पोस्ट कर दिया 100 रुपए पे, हमने 1000 रुपए की जगह पोस्ट कर दिया 100 रुपए में। बट देखो क्वेश्चन ने क्या नहीं बताया आपको, उसने ये नहीं बताया 100 रुपए जो हमने पोस्ट किया वो किसके अकाउंट में पोस्ट किया, क्या हमने राजू के अकाउंट में पोस्ट किया कि किसी और के अकाउंट पे, और अगर पोस्ट किया तो कौन सी साइट पे किया। ठीक है, तो फिर ये दो बातों को लेके साइलेंट है सवाल, दो बातों को लेके इनकम्प्लीट है सवाल। तो हम मानते हैं कि सही अकाउंट में पोस्ट हुआ होगा, सही साइट पे पोस्ट हुआ होगा, बस गलत अमाउंट पे पोस्ट हुआ होगा। इट मींस दैट राजूज अकाउंट, मतलब राजू से कैश मिला था ना, तो राजू का ही अकाउंट पोस्ट हुआ होगा और क्रेडिट ही हुआ होगा, बस 1000 रुपए की जगह 100 रुपए पे ये क्रेडिट हो गया होगा। तो करेक्ट अकाउंट एंड करेक्ट साइड हम ये मान के चलेंगे, राइट। और इसी का एक और भाई, कैश रिसीव फ्रॉम राजा 1000 रुपए पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, राजा से 1000 रुपए मिले, हमने डेबिट साइड पोस्ट किया, लेकिन क्वेश्चन अब ये बताया आपको कि किसके अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट किया, या अगर डेबिट साइड पोस्ट किया तो कौन से अमाउंट पे, कितने अमाउंट पे डेबिट साइड पोस्ट किया, ये नहीं बताया। तो फिर हम यही मानेंगे कि ठीक है गलत साइड तो सवाल ने क्लियरली बोल रखा है, अकाउंट सही होगा, राजा का ही अकाउंट होगा और अमाउंट भी सही होगा 1000 रुपए का, बस साइड अलग होगी, क्रेडिट की जगह हमने डेबिट साइड कर दिया। तो इट मींस दैट राजा's अकाउंट वुड हैव बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड विथ 1000 रुपए, दैट इज करेक्ट अकाउंट एंड करेक्ट अमाउंट। करेक्ट अकाउंट में पोस्टिंग हुई होगी, सही अमाउंट की पोस्टिंग हुई होगी, बस गलत साइड हो गई, क्रेडिट की जगह डेबिट साइड हो गई। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटा सा ट्यूटोरियल नोट होता है भाई कि अगर क्वेश्चन में और कुछ ना मेंशन हो, कोई वन साइडेड एरर दिखे, तो चुपचाप सस्पेंस अकाउंट यूज करके आप उसको रेक्टिफाई कर देना। ज्यादा इस चक्कर में मत पड़ना कि हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे कि हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम यूजिंग सस्पेंस अकाउंट अपने वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम मान के चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही हम गलती को ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अजम्पशन जो भी बोल लो आप, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो आप याद रखना। अगर आप याद रखोगे तो आपके सवाल में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि कई बार अगर ये चीज हमें नहीं पता होती तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, इस तरह के डाउट्स आते हैं मन में। तो ऐसे डाउट्स मन में ना आए, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ पॉइंट्स अजम्पशंस की डिस्कशन आप लोगों के साथ करी। फाइनली अब आपका थर्ड स्टेज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो दो स्टेजेस की तो हमने बात कर ली थी, थर्ड स्टेज आपका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इन अदर वर्ड्स रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कोई पुराने साल के अगर हम करंट ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये वाली स्टेज है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ये नई चीज आप पढ़ते हो, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूट सवाल बनाता है वो यहीं से बनाता है, तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, राइट। अच्छा, तो पहली बात, जो इसमें रेक्टिफिकेशन करने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज स्टेज 2। मतलब जो आपने स्टेज 2 में रेक्टिफिकेशन करनी सीखी, कैसे सीखी थी, वन साइडेड एरर्स के केस में हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते थे और टू साइडेड एरर्स के केस में हम प्रॉपर फुल जर्नल एंट्री बनाते थे। तो सेम काम आपको यहां पे भी करना है, सेम काम, राइट। बस एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है, वो क्या, जब भी आप अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ उसमें जो भी नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स मतलब खर्चे या इनकम के अकाउंट्स जो होते हैं आपके, उनको आप रिप्लेस करके एक अलग अकाउंट यूज करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, पहले आपको नॉर्मली अपने मन में रेक्टिफिकेशन की एंट्री बना लेनी है,
ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। और फिर आपको उस जो आप मन में रेक्टिफिकेशन की एंट्री बना लो, उस रेक्टिफिकेशन की एंट्री में अगर कोई नॉमिनल अकाउंट आ रहा होगा तो उसको रिप्लेस कर देना विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री में सेल्स आ रहा होगा, सपोज सैलरी आ रहा होगा, कोई खर्चा आ रहा होगा, कोई और इनकम वगैरह आ रही होगी, परचेज आ रहा होगा, कोई आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट का यूज हो रहा होगा, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको रिप्लेस करके क्या यूज कर लेना है, आपको यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे ये शब्द दिख जाए प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपने वंस आपने रेक्टिफिकेशन कर ली, रेक्टिफिकेशन करते वक्त मेन बात का ध्यान रख लिया, सारे नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस कर दिया विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं करने के लिए, क्वेश्चन आपको करने के लिए नहीं बोलेगा, बट आपको अपने आप से करना है। और इस बात का भाई कृपया ध्यान रखना, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे भूल जाते हैं ये काम करना। इवन उनको कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है, उसके बावजूद मैं देखता हूं एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं। पहली चीज देखो बच्चे क्या भूलते हैं, मैं बताता हूं आपको। पहली चीज भूलते हैं बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं। वो क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन वो क्लियरली बोलता है कि हम रेक्टिफिकेशन अगले अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं सॉरी, है ना, वो हिंट दे देता है क्वेश्चन में, बट बच्चे क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते ना, यही दिक्कत है। तो ये पॉइंट को ही भूल जाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज ही नहीं करते, वो सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट अलग अलग यूज करते हैं। भाई आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ये मत कहना नहीं हमें नंबर चाहिए। अगर आप इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहे, तो आप अपना मेजर कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर केस का छोड़ रहे हो, मिस कर रहे हो, है ना, अप्लाई नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे एग्जामिनर को, तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला। तो पहले तो आप सवाल केयरफुली पढ़ के देख लेना, भाई कहीं हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में तो नहीं रेक्टिफिकेशन कर ले। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लेना और फिर ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना इन प्लेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पहले तो यहां गलती करते हैं। अच्छा, गलती से अगर बच्चे ने सही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सही आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लिया, सब कुछ सही कर दिया, उसके बाद बच्चे ये दोनों काम करना भूल जाते हैं। ये दोनों काम जो अपने आप से आपको करने होते हैं, ये दोनों क्या काम होते हैं, फटाफट से रिकॉल करते हैं। पहला, सब कुछ कर आने के बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस होगा, इसको आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वर्किंग नोट में पीएनएल एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का अकाउंट बना लेना, है ना। उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको टू कैपिटल या बाय कैपिटल जहां पे भी आ रहा होगा वहां लिख देना, और इससे फिर आप अपनी जर्नल एंट्री बना के जर्नल एंट्री एक पास कर लेना। तो एक काम अपने आप से ये आपको करना होता है। और दूसरा, अगर कभी आपको किसी सवाल में ये इस तरह की लाइन दिख जाए, इस तरह की लाइन दिख जाए कि पिछले साल हमने जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था वो हमने कैपिटल अकाउंट में या फिर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है, इस तरह की अगर लैंग्वेज आपको दिख जाए तो आपको फिर एक और काम एक्स्ट्रा करना है। आपका जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस होगा उसको उठा के आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। बट ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में तभी ट्रांसफर करना जब आपको ये वाली लाइन दिख जाए, वरना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को तो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही है। तो दोनों भी काम करने के लिए आपको यही करना है। अपनी सहूलियत के लिए वर्किंग नोट में सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के उसको बाय कैपिटल, टू कैपिटल जहां पे भी आ रहा होगा वो लिख लेना और उसकी फिर जनरल एंट्री कर लेना। बट करना जरूर, अगर नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है, फुल नंबर नहीं मिलेंगे। इवन इफ अगर आपके सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, अगर आपने, लेकिन ये दोनों एंट्रीज अगर करने की जरूरत थी और आपने नहीं करी तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और दूसरा, एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं अपने पहले भी कई बार वीडियोस में बोल चुका हूं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि जरूरी है। कृपया करके प्रॉपर नरेशंस लिखना रेक्टिफिकेशन में, ये नहीं बीइंग, एरर, रेक्टिफाइड, सारे रेक्टिफिकेशन में उठा के आपने, सारी एंट्रीज में उठा के आपने एक ही यही नरेशन लिख दी, ये कृपया मत करना। 11वीं में जब छोटे बच्चे थे तो शायद में भी चल जाता था, बट अब आप प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो, सीए के एग्जाम्स दे रहे हो, ये बच्चे वाली हरकतें आपको नहीं करनी कि आप सारे नरेशन में ये लिख के आ जाओ। दूसरा, नरेशन पूरी लिखनी है। अगर उसने बोला परचेज बुक ओवरकास्टेड, परचेज बुक हमारी ओवरकास्टेड है, तो आप नरेशन में पता है क्या लिख के आओगे, आप बोलोगे बीइंग, आप रेक्टिफिकेशन एंट्री सही पास कर दोगे ऊपर और नरेशन में लिखोगे बीइंग परचेज बुक ओवरकास्टेड, बस। तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये जो नरेशन है, नरेशन ही गलत हो गई।
आप रेक्टिफाई कर रहे हो गलती को और नरेशन में लिख रहे हो कि भाई हम अपनी परचेज बुक को ओवरकास्ट कर रहे हैं, तो आप पूरा लिखोगे बीइंग परचेज बुक ओवरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड, मतलब आप अपनी नरेशन में लिखोगे कि आप कोई गलती ठीक कर रहे हो, ये चीज मेंशन करोगे। ठीक है, तो नरेशन प्रॉपरली लिखनी है और पूरी लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका पेपर देखे देखो छोटी छोटी चीजों से आपके और 11वीं के बच्चे के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। ठीक है, आपके पेपर में जब आप प्रॉपर ये चीजों का ध्यान रखोगे और 11वीं का बच्चा ऑब्वियसली नहीं रखेगा इन चीजों का ध्यान, तब डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा कि हाँ ये एक प्रोफेशनल बच्चे ने लिखा एग्जाम, प्रोफेशनल का एग्जाम लिखा हुआ है, और ये एक 11वीं के बच्चे ने एग्जाम लिखा है जो अभी नया नया अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का बस आप लोग और ध्यान रखना। और बाकी मैंने आपके साथ सारी चीजें रिवाइज कर ली, तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको रिवीजन हेल्पफुल लगी, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।